हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो सेट 2 है, यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 को करने वाले हैं। जिन छात्रों ने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को जरूर देखें, क्योंकि उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखा गया है जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन में आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखा गया है जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको आप कर सकें, समझ सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए क्लास 10 एसएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण, तो आप उसको कर सकें। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करना, नहीं तो आपसे बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो छूट जाएगा। अब साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि और कौन कौन से टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं तो आप इस एसएसटी में बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए हम करते हैं अपने पेपर को। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैव संसाधन का उदाहरण है। क्योंकि जो संसाधन का जो चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो बनने वाले हैं। जैव संसाधन के एग्जाम्पल, अजैव संसाधन के एग्जाम्पल, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, और मिट्टी के प्रकार से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से जो जैव संसाधन है आपको बताना है कि कौन से हैं। तो यहाँ पर जो जैव संसाधन है, यहाँ पर क्या है, मनुष्य, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मनुष्य। बाकी पर्वत, पठार और धातुएं, ये क्या है, अजैव संसाधन के एग्जाम्पल हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। आपसे अगर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पूछा जाए या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पूछा जाए, कब पूछा जाए और कहाँ हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, ये ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो हुआ था कि 1992 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटराइट मृदा के संदर्भ में सही है। यानी कि आपसे क्या है, मिट्टी से संबंधित एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए मिट्टी यानी मृदा के पार्ट को करके जाएं, जिससे एग्जाम में आपको बहुत ही आसानी हो जाए। तो क्वेश्चन में जो 3 दे रखा है कि कौन सा लेटराइट मृदा के संदर्भ में सही है, तो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। भारी वर्षा के अत्यधिक निस्खलन का परिणाम होती है, ये भी सही है। चाय व काजू के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन में जो 3 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये उपयुक्त है सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि काली मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वोत्तम है। यानी कि जो मिट्टी है, काली मृदा जो है, किसकी खेती के लिए सर्वोत्तम है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कपास की खेती के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है, और काली मिट्टी को रेगर के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी आप जानेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि संरक्षण का उपाय है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा भूमि संरक्षण का उपाय पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो रक्षक मेखला, वनारोपण, पशुचारण है, यानी कि उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि वे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, क्या कहलाता है। यानी कि आपसे डायरेक्ट इस तरह परिभाषा देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या उसके एग्जाम्पल पूछा सकता है। यानी कि तो आप सभी जानते हैं कि जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं, जिन सॉरी जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, इनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। तो ये इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। आज के विपरीत ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका
उपयोग करने के बाद इसकी रिकवरी दोबारा हो सकती है, तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इन दोनों को जरूर देखें क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो आपको ये बताना है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण आपसे पूछा है। तो आप सभी जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होता है जिनकी उपयोग करने के बाद उनकी रिकवरी हो जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जल। बाकी जो खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ऐसा पूछेगा कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। चाहे आपसे यंग यूरोप पूछ ले या तो यंग इटली पूछ ले, तो इन सभी के जो है संस्थापक कौन थे, मैथनी, यानी कि जूसेफ मैथनी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 19वीं सदी के मध्य में कौन सा प्रदेश जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 19वीं सदी के मध्य में कौन सा जो प्रदेश था वो 7 राज्यों में बटा हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा था। ये आपको ऑप्शन ए है कि जर्मनी है, बी है इटली है, सी अमेरिका और डी फ्रांस। तो आप सभी जानते हैं कि कौन सा ऐसा जो राज्य था वो कौन सा ऐसा जो प्रदेश था जो 7 राज्यों में बटा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो इटली था ये 7 राज्यों में बटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि नेपोलियन संहिता की विशेषता आपसे पूछा जाएगा। तो या तो आपसे ये पूछा कि नेपोलियन संहिता कब शुरू की गई थी या किस सन में। तो 1804 में आपको पता होना चाहिए। इसकी विशेषता आपसे पूछा जा रहा है। तो नेपोलियन संहिता की जो विशेषता है वो सामंती व्यवस्था का अंत ये भी थी, प्रशासनिक विभाजनों का सरलीकरण ये भी थी, और एक समान राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन ये भी थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नेपोलियन संहिता की जो विशेषता है ये उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 से पूछेगा किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। और साथ ही आपसे कुस्तुनतुनिया की संधि जो है ये कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखें 1832 में। तो इस क्वेश्चन में हम क्या है इस वीडियो में फटाफट रिवीजन करने वाले हैं, हर क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। काला सागर और एड्रियाटिक सागर के जो मध्य क्षेत्र है इनको क्या कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि काला सागर और एड्रियाटिक सागर के मध्य की जो क्षेत्र है इनको क्या कहा जाता था। तो इनको कहा जाता था बाल्कन क्षेत्र। तो इसको भी आप जानना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाकर पूछा सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। तो निम्नलिखित में से जर्मन राष्ट्र का रूपक या प्रतीक कौन था। इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। साथ ही प्रतीक या सिंबल से भी क्वेश्चन आप तैयार रखें। तो इससे आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से जर्मन राष्ट्र का रूपक या प्रतीक कौन था। तो ये आपको बच्चों बताना चाहिए कि कौन था। तो ये जर्मनिया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि जलवरायन क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो जलवरायन था ये एक शुल्क संघ था। और आपसे ये पूछ दे कि अगर इसकी स्थापना कब हुई थी तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जगह, यानी कि 1834 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उदारवाद किस प्रकार की सरकार पर बल देता है। यानी कि उदारवाद से आप क्या समझते हैं, या उदारवाद ये किस प्रकार की शासन व्यवस्था पर बल देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दे रखा कि सहमति से बनी सरकार पर देता है, या निरंकुशवाद पर देता है, या सामंती सरकार पर देता है, या उपरोक्त सभी पर देता है। तो ये जो सरकार है उदारवाद किस प्रकार की सरकार पर बल देता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा, यानी कि सहमति से बनी जो सरकार है इस पर ये बल देता है।
क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि विश्वकोश ग्रंथ है, इसकी रचना किसने किया था। तो दीदरो ने किया था, या वाल्टियर ने किया था, या रूसो ने किया था, या लॉक ने किया था। तो प्यारे बच्चों, आपसे भी जानते हैं कि विश्वकोश नामक जो ग्रंथ है, इसकी जो रचना है ये दीदरो ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ था। 1848 में हुआ था, या 1849 में, या 1950, या 1947 में हुआ था। तो जो इन बच्चों ने हमारी चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो को देखा है, तो वे सभी छात्र इस एमसीक्यू के सारे जो क्वेश्चन है वो करते आ रहे होंगे, यानी उनको सारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है पहले से ही आ रहे होंगे। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को आप देख लें चैप्टर वाइज, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्रैंकफर्ट संस्था की स्थापना 1848 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 कि फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना गया है, यानी कि जो फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक जो माना गया था, ये किसे माना गया था। डाक टिकट को माना गया था, जर्मेनिया को माना गया था, या मारियाना को माना गया था, या शासक को। तो आप सभी जानते हैं कि फ्रांस की स्वतंत्रता का जो प्रतीक है ये मारियाना को माना गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों की बहता जो जल है, जो बहता जल है ये मृत्तिका युक्त मृदा को क्या काटते हुए एक गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसको कहा जाता है, क्या करता है ये आपको बताना है। उत्खाद भूमि कहते हैं, या अवनलिका कहते हैं, या डेल्टा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो जिन बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि जो बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदा को जो काटते हुए एक गहरी वाहिकाएं बनाता है, तो उनको क्या कहते हैं, अवनालिका कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों की अति सिंचाई, यानी कि जब ज़्यादा मात्रा में सिंचाई करते हैं तो ये किस राज्य में क्या है, भूमि निम्नीकरण का एक मुख्य कारण है। पंजाब है, या उत्तर प्रदेश है, या केरल है, या बिहार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही, यानी कि पंजाब। पंजाब में जो अति सिंचाई है ये भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि खरीफ की फसल उगाई जाती है, यानी कि रबी की फसल के सभी एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। खरीफ की फसल के एग्जाम्पल को आप तैयार कर लीजिए, और रबी की फसल किस मौसम में उगाया जाता है, और खरीफ की फसल किस मौसम में उगाया जाता है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि खरीफ की फसल उगाई जाती है, कब उगाई जाती है। ऑप्शन ने दे रखा कि मानसून की शुरुआत के साथ सितंबर अक्टूबर में कटाई के समय, या सर्दियों की शुरुआत और गर्मियों में कटाई के साथ, शरद ऋतु की शुरुआत और गर्मियों की कटाई के साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कि मानसून की शुरुआत के साथ और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है, ये खरीफ की फसल उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि रबी की फसल कौन कौन से है। तो इसमें से आपसे पूछा गया कि रबी की फसल कौन सी है। चावल है, बाजरा है, चना है, कपास है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो चना है ये रबी की फसल है। साथ ही साथ गेहूं है, जौ है, सरसों है, मटर है, ये सारी क्या है, रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस देश में कर्तन एवं दहन कृषि को रोका के नाम से जानाता है। तो जो कर्तन और दहन कृषि है इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, स्थानांतरित खेती, झूम खेती, घुमंतू खेती, ये सारी जो है कर्तन और दहन कृषि का अन्य नाम है। तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में भी इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कर्तन दहन कृषि को रोका नाम से किस देश में जानते हैं। तो ब्राज़ील में जानते हैं, या इंडोनेशिया, या मध्य अफ्रीका, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि यह क्या है, ब्राज़ील शहर में जानते हैं, यानी कि रोका नाम से जो है ब्राज़ील देश में जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन 24 क्या कर रहा है कि किस देश में कर्तन एवं दहन कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं, यानी कि अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश में मिल्पा के नाम से जानते हैं कर्तन और दहन कृषि को। तो ऑप्शन ए है वेनेजुएला में, या ब्राज़ील में, या मध्य अमेरिका में, या मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। तो क्वेश्चन 24 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको क्या है, मिल्पा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 25 क्या कर रहा है कि मिल्पा और लदांग, यानी कि मिल्पा और लदांग जो है रिक्त स्थान के अलग अलग नाम है, यानी कि मिल्पा और लदांग है, ये किसके अलग अलग नाम है ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि मिल्पा और लदांग ये जो है स्थानांतरित कृषि के एक नाम है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में कर्तन एवं दहन कृषि को झूमिंग कहा जाता है, यानी कि भारत के किस राज्य में कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए असम दे रखा है, बी मणिपुर, सी मध्य प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश दे रखा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि असम राज्य में कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कंप्लीट किया गया है। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें, वहां से सभी क्लासों की यानी कि सभी चैप्टर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। क्वेश्चन 27 है कि अधिक जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है, यानी कि जब किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव ज़्यादा मात्रा में होता है तो वहाँ पर उस किस प्रकार की खेती की जाती है, स्थानांतरित कृषि की जाती है, या आदिम निर्वाह खेती की जाती है, या गहन निर्वाह खेती की जाती है, या वाणिज्य खेती की जाती है। तो आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों की जब जनसंख्या का दबाव किसी क्षेत्र पर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर किस प्रकार की गहन निर्वाह कृषि की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन 28 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी खरीफ की फसल है, यानी कि जो रबी की फसल है सबको ये पता होना चाहिए, खरीफ की फसल कौन कौन सी है ये भी पता होना चाहिए आपको। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि खरीफ की फसल कौन कौन सी है, गेहूं है, चना है, मटर है, या अरहर है। तो गेहूं, चना, जो मटर ये क्या है रबी की फसल है, और यहाँ पर जो सही हो जाएगा अरहर, यानी कि अरहर जो है ये खरीफ की फसल है। बाकी जो तीन ये है ये किसकी फसल है, ये रबी की फसल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 29 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जो तिलहन जो है जो रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाया जाता है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी तिलहन फसल है जो रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाया जाता है। मूंगफली है, या नारियल है, या अरंडी की बीज है, या सरसों है। तो क्वेश्चन मुझे 29 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि अरंडी जो बीज है यह रबी के समय में और खरीफ दोनों मौसमों में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 से प्यारे बच्चों कि रिक्त स्थान है भी एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है। इस प्रकार की खेती में पूरे वर्ष के लिए एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको व्यावसायिक खेती के नाम से भी जानते हैं, और इस प्रकार की जो खेती होती है पूरे वर्ष के लिए एक ही फसल को क्या है बहुत बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो ये इसको बेवड़ो कहते हैं, या खीलो कहते हैं, या झूमिंग है, या वृक्षारोपण। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 30 है इसका राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, वृक्षारोपण। क्वेश्चन नंबर 31 है कि आदिम निर्वाह कृषि की विशेषता है, यानी कि जो आदिम निर्वाह कृषि है इसकी क्या विशेषता है ये आपको ये बताना है। तो श्रम की बड़ी मात्रा पर निर्भर है, या जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, और भूमि के एक नए हिस्से को साफ करते हैं, या नहरों के द्वारा उपयोग पर निर्भर है, या उर्वरकों के उपयोग पर निर्भर है। तो जो ये आदिम निर्वाह कृषि होती है ये बहुत पहले परंपरागत
आधारित कृषि करते हैं, यानी कि किसी बड़े क्षेत्र पर वहाँ पे जंगलों में आग लगाकर यानी काट कर आग लगा देते हैं और उसमें फिर खेती करते हैं। और जब वहाँ पर पैदावार जब जब तक होती है तब तक वहाँ पर रहते हैं, फिर उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो इस तरह की जो कृषि होती है इसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। असम है या पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है या सभी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक राज्य है जो है भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन 33 कि गन्ने के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी कि गन्ने के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु जो है सर्वोत्तम होती है। तो ऑप्शन ए देखा कि सूखा और गर्म, बी है गर्म और आर्द्र, सी है ठंडा और सूखा, डी दे रखा कि ठंडा और आर्द्र। तो आपको बताना है कि गन्ने की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु अच्छी होती है। तो क्वेश्चन में जो 33 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी गर्म और आर्द्र। क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि श्रीलंका में अधिकांश सिंगली भाषी लोग जो हैं रिक्त स्थान है, जबकि अधिकांश तमिल रिक्त स्थान या रिक्त स्थान है। यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही होगा जो तीनों जो खाली जगहों में फिट बैठे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखा कि बौद्ध सिंधु मुस्लिम, बी देखा कि हिंदू बौद्ध मुस्लिम, और सी देखा कि मुस्लिम बौद्ध सिंधु हिंदू, और डी देखा कि हिंदू मुस्लिम बौद्ध। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या फील होगा कि श्रीलंका में अधिकांश सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि अधिकांश तमिल हिंदू या मुसलमान है। यानी कि ये पहले में, दूसरे में, तीसरे में फील होगा, यानी पहला दूसरा तीसरा। तो इस प्रकार से आप फिल कर लेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है कि जब लोकतंत्र में विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्ति साझा की जाती है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण करते हैं, या सत्ता का लंबवत वितरण करते हैं, या संघवाद करते हैं, या प्रतिस्पर्धी संघवाद करते हैं। तो जिन बच्चों ने हमारी एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज वीडियो देखा है उन बच्चों को ये सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जगह, यानी कि सत्ता का क्षैतिज वितरण में आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायी शक्तियाँ आती हैं। सत्ता का अगर लंबवत वितरण आपसे पूछा जाए जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बात होगी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है, यानी कि जो बेल्जियम है यूरोप का एक छोटा सा देश है जो हरियाणा राज्य से क्षेत्रफल में छोटा है, यानी कि हरियाणा राज्य से भी क्षेत्रफल में छोटा है। और इसकी सीमाएँ किस किस वाले देश से लगती है आपको यही बताना है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि बेल्जियम की जो सीमाएँ हैं किन किन देशों से लगती है वो आपको बताना है, और वो रिक्त स्थान में आपको फिल करना है। तो ऑप्शन ए रहेगा कि नीदरलैंड, जर्मनी, यूरोप और श्रीलंका से, या फ्रांस, लक्ज़मबर्ग, श्रीलंका, भारत से, या जर्मनी, फ्रांस, यूरोप और गोवा से, या लक्ज़मबर्ग, फ्रांस, जर्मन और नीदरलैंड से। तो क्वेश्चन में जो 36 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो बेल्जियम की जो सीमा जो है लक्ज़मबर्ग से, फ्रांस से, जर्मनी से और नीदरलैंड से लगती है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 37 है कि श्रीलंका के प्रमुख सामाजिक समूह हैं, यानी कि श्रीलंका के जो प्रमुख सामाजिक समूह हैं वो कौन से वो आपको बताना है। तो सिंगली और डच हैं, या डच और श्रीलंकाई तमिल हैं, या फ्रेंच और डच हैं, या सिंगली और तमिल हैं। तो श्रीलंका के जो प्रमुख सामाजिक समूह हैं वो सिंगली और तमिल है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि रिक्त स्थान आपको बताना है कि ये किसकी परिभाषा है। कि सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक शक्ति केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटकों के बीच विभाजित होती है, यानी कि ये कौन सी प्रणाली है जो
शक्ति है केंद्र सरकार और देश के विभिन्न घटकों के बीच में क्या है, विभाजित होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि संघवाद। यानी कि संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति क्या है कि केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटकों के बीच क्या है, विभाजित होती है। तो संघवाद से भी चैप्टर पढ़ना आप। और इसमें जो कथन दिया गया है कि साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना, इसके जो एग्जाम्पल है ये भी पता होना चाहिए। यानी कि साथ लेकर संघ बनाने में एग्जाम्पल में भारत को याद रखें, और साथ आकर संघ बनाने में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 1993 में कौन सा ऐसा देश है जो एकात्मक सरकार से संघीय शासन में यानी सरकार में बदल गया। तो ए है बेल्जियम है, बी श्रीलंका, सी भारत, डी यूएसए। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जो 1993 में एकात्मक से संघीय सरकार में बदल गया था। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बेल्जियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है कि रिक्त स्थान है कि प्रणाली के तहत या तो सरकार का केवल एक स्तर होता है या उप इकाइयाँ केंद्र सरकार के अधीनस्थ होती हैं। यानी वो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जो सरकार का केवल एक स्तर होता है या सभी इकाइयाँ जो है जो केंद्र सरकार के अधीनस्थ होती हैं। ऑप्शन दे रहेगा कि संघीय, एकात्मक, केंद्रीय, स्थानीय। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जगह, यानी कि एकात्मक। यानी कि जो एकात्मक जो प्रणाली होती है ये सरकार का केवल एक स्तर होता है या तो इकाइयाँ केंद्र सरकार के अधीनस्थ काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन क्या संघवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए देखा कि सरकार के दो या दो से अधिक स्तर, तो ये भी संघवाद की विशेषता है। बी देखा कि सरकार के संबंधित स्तरों या स्तरों के क्षेत्राधिकार संविधान में निर्दिष्ट हैं, तो ये भी सही है। सी देखा कि सरकार के एक स्तर द्वारा संविधान के मौलिक प्रावधानों को एक तरफा नहीं बदला जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों के लिए सरकार के दोनों यानी कि सभी स्तरों की सहमति की आवश्यकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है संघवाद के लिए। लेकिन आपसे पूछा रहा संघवाद की विशेषता कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा डी दे रखा कि केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। यानी जो केंद्र सरकार क्या है प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश नहीं देती है। यानी क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि आपसे पूछा गया कि कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 42 कि भारतीय संविधान में किसका प्रावधान है, आपको बताना है कि तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान में है सरकार के त्रिस्तरीय का प्रावधान किया गया है। फोर्टी 43 क्वेश्चन है कि किस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे देश की रक्षा के लिए, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। तो सूचियों से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए सूचियों से संबंधित जो सारे जो है विषय आपको पता होना चाहिए कि संघ सूची में कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची में कौन से आते हैं, और समवर्ती सूची में कौन से आते हैं, और समवर्ती सूची में कौन से कानून बना सकते हैं, और अवशिष्ट सूची। इसको कर लेते हैं तो आपकी जो 1 नंबर या 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो पक्के हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि संघ सूची जो है ये इसमें क्या है, ये राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं जिसमें देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। यानी ये जो क्या है संघ सूची के विषय हैं, और इस पर जो कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। क्वेश्चन 44 है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बना सकते हैं। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि किस विषय पर, यानी किस सूची पर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या है कानून बना सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि वह सूची है समवर्ती सूची। यानी समवर्ती सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45 कि राज्य सूची में शामिल विषयों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। यानी आपसे बताना है कि निम्न में से कौन से ऐसे
विकल्प सही है जो राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो बैंकिंग है या विदेशी मामले है या पुलिस है या सैन्य है। तो जो पुलिस हो गया ये राज्य सूची के विषय के अंतर्गत रखा गया है। अब बाकी जो है ये संघ सूची के विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 45 के राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि नगर पालिका जो अध्यक्ष है, यानी कि जो नगर पालिका के अध्यक्ष को हम कहते हैं नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं, जो उसका राजनीतिक प्रमुख होता है। तो इसी प्रकार नगर निगम में ऐसे पदाधिकारी को क्या कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं इसको कहते हैं मेयर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपके डायरेक्ट से पूछ सकते हैं कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो मेयर कहते हैं, याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के प्राथमिक विकासात्मक लक्ष्य है, यानी कि सभी व्यक्तियों के जो विकास के जो लक्ष्य वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लक्ष्य, यानी भूमिहीन का मतलब है जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो उस ग्रामीण मजदूर का लक्ष्य क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उसका लक्ष्य ये हो सकता है कि उसको काम के अधिक दिन मिले और उसको बेहतर मजदूरी मिले, यानी कि उसको जो काम है ज़्यादा मिले और मजदूरी भी अच्छी मिले, क्योंकि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लक्ष्य यही होंगे, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या आपको प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, यानी कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को क्या करते हैं, उसकी कुल जनसंख्या से जब भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 49 है कि वे गतिविधियां जो अपने आप में एक अच्छा उत्पादन नहीं करती हैं लेकिन वे उत्पादन प्रक्रिया के लिए एक सहायता या समर्थन करती हैं, क्या कहलाती हैं। तो वो हैं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र को क्या है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये प्राथमिक क्षेत्र का और द्वितीयक क्षेत्र के बीच एक सहायक के रूप में कार्य करती है, जिसमें आपके बैंकिंग आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, दुकान आ जाएगा। तो इसे आप याद रखें। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपकी कृषि मेन है, कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है प्यारे बच्चों की जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि हम जब किसी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं या द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक या सेवा क्षेत्र। तो आप सभी को बताना चाहिए, उसे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, यानी कि जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये थे हमारे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कोई भी MCQ क्वेश्चन डाला जाए तो आप उसको सही प्रकार से देख सकें या कर सकें। तो ये थे इस क्वेश्चन से संबंधित सारी MCQ के आंसर। तो इसको भी आप देखेंगे, और इस PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को ज्वाइन करें। तो ओके, टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई वीडियो के साथ।